बच्चों, वेलकम टू सीबीएसई क्लास 7। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। मैं हूं अनुष्या, आपकी सोशल साइंस टीचर। एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स? आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन के लिए। आज के क्लास में हम लोग हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स ये सारे क्वेश्चंस हमारे सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली आप बच्चों के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस तो करेंगे ही और साथ ही साथ हम उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी कहानी है, जो भी थियोरी है, वो भी हम लोग इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। ओके, चलो। पहला क्वेश्चन आप बच्चों का क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू मैप्स ऑफ इंडिया मेड इन 1154 एंड 1720? ठीक है, तो आपसे इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इंडिया की ना दो मैप बने थे। ठीक है, तो अलग अलग लोग आए थे और उन्होंने अलग अलग मैप्स बनाए इंडिया के। तो ऐसे दो मैप बने अपने इंडिया के। एक मैप तो कब बना? 1154 में। ठीक है, दूसरा मैप कब बना? 1720 में। तो ये दोनों मैप्स बिल्कुल सेम थे क्या? नहीं थे। ठीक है, इन दोनों मैप्स में कुछ कुछ फर्क था, कुछ डिफरेंस था। तो बस इस क्वेश्चन में आप बच्चों से यही पूछा जा रहा है कि हमें बता दो कि क्या डिफरेंस था उन दोनों मैप में। ठीक है, तो जो मैप था जो 1154 में बनाया गया था, ये किसने बनाया था? ये एक अरब कार्टोग्राफर ने बनाया था। कार्टोग्राफर शब्द का क्या मतलब होता है? डर तो नहीं गए ये वर्ड देख के कि थोड़ा बहुत मतलब अलग वर्ड है, थोड़ा बड़ा वर्ड है ना? तो कार्टोग्राफर वर्ड का मतलब होता है कोई ऐसे पर्सन जो मैप बनाते हैं। ठीक है, अ पर्सन हु मेक्स मैप। ऐसा कोई भी इंसान जो मैप बनाते हैं उनको हम कार्टोग्राफर कहते हैं। तो 1154 वाला जो मैप था वो किसने बनाया था? वो एक अरब कार्टोग्राफर ने बनाया था एंड उनका नाम क्या था? अल इद्रीसी। ठीक है, सो आपको नाम याद रखना है, ये याद रखना है कि अरब कार्टोग्राफर थे एंड ईयर आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन में ईयर दे रखा है पर जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ईयर आ जाए, तो ईयर भी आप लोग याद करके चलना। ठीक है, उसके बाद 1720s में भी एक मैप बनाया जाता है ना? अब 1720 वाला मैप कौन बनाते हैं? ये एक फ्रेंच कार्टोग्राफर बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक फ्रेंच कार्टोग्राफर आते हैं, वो 1720s में मैप बनाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो दो मैप थे हमें लग रहा है इंडिया का ही मैप था, फिर तो ये मैप सेम ही रहा होगा, इंडिया कैसे बदल जाएगा, है ना? पर ऐसा नहीं है, इन दोनों मैप्स में कुछ डिफरेंसेस थे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें 1154 वाले मैप की, इट हैड साउथ इंडिया इन प्लेस ऑफ नॉर्थ इंडिया। 1154 वाला जो मैप था, जहां पे हमारा नॉर्थ इंडिया है ना, उस एरिया में साउथ इंडिया को बना रखा था इस मैप में। और साथ ही साथ इस मैप में एक और चीज थी कि श्रीलंका वॉज एट द टॉप, श्रीलंका को ऊपर बना रखा था। ठीक है, तो ये मैप हमारा काफी हद तक गलत था जो अल इद्रीसी ने बनाया था 1154 में। इसमें क्या था? नॉर्थ इंडिया की जगह हमारा साउथ इंडिया था और श्रीलंका को टॉप में बना दिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसी मैप में 1154 वाले मैप में क्या होता है, जो जगह के नाम थे वो अरेबिक में लिखे गए थे। क्यों लिखे गए थे अरेबिक में? जो हमारे कार्टोग्राफर थे वो अरब कार्टोग्राफर थे ना, तो उन्होंने काफी एरियाज के नाम अरेबिक में लिख दिए। ठीक है, जैसे कनौज जो है, इट इज स्पेल्ड एज क्यू से स्टार्ट हो रहा है ना, और उसे दिखाया कहाँ गया है? उत्तर प्रदेश में। तो ये सारी चीजें हमने अल इद्रीसी के मैप में देखी। ठीक है, अब अगर हम फ्रेंच कार्टोग्राफर के मैप के बारे में बात करें तो कुछ 600 इयर्स के बाद फ्रेंच कार्टोग्राफर आते हैं और वो मैप बनाते हैं हमारे इंडिया के, एंड काफी सारे चेंजेस हम लोग देखते हैं। दिस मैप इज मोर फेमिलियर। ये मैप थोड़ा और बेटर था। ठीक है, थोड़ा और सही था, गलतियां थोड़ी कम थी। कोस्टल एरियाज ज्यादा डिटेल्ड है। कोस्टल एरियाज का मतलब जो सी के पास हैं। ठीक है, जैसे हमारा केरला, तमिलनाडु, ये सारे जो स्टेट्स हैं, इनको थोड़ा और डिटेल में बनाया गया है इस मैप में। ठीक है, साथ ही साथ ये जो मैप था, उस टाइम पे जो सेलर्स थे ना, ऐसे सारे लोग जो समुद्र पार करके इंडिया में आते थे व्यापार करने के लिए, ये सारे लोग
फ्रेंच कार्टोग्राफर का मैप यूज करते थे। तो उस टाइम पे फ्रेंच कार्टोग्राफर के मैप को ही, जो वॉयजेस वगैरह थे, जो लोग जर्नी वगैरह पे निकलते थे, वो लोग फ्रेंच कार्टोग्राफर के मैप को यूज किया करते थे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारा कवर हो चुका है। आई होप आप बच्चों को यहाँ तक सुपर क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड हाँ, मैं मतलब ये सारे पॉइंट्स आपके लिए लिख के इसलिए लाई हूँ ताकि आप बच्चों के लिए आसान हो जाए, ताकि आपको पता रहे कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसी तरीके से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, बड़े बड़े पैराग्राफ में लिखने से अच्छा है ऐसे पॉइंट वाइज छोटे छोटे पॉइंट बनाओ और लिख दो, बस इतना काफी, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ठीक है, डज द इंफॉर्मेशन गिवन इन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स चेंज ओवर द ईयर्स? ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो इंफॉर्मेशन दी जाती है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में, क्या वो बदलती रहती है? ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे कुछ और कहा जा रहा है और आज उस चीज का कोई और मतलब है? ठीक है, तो हाँ, ऐसा बिल्कुल होता है। ठीक है, और अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और घुमा दूं तो हम इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि क्या लैंग्वेजेस, ठीक है, कि क्या लैंग्वेज जो यूज हो रहा है किसी रिकॉर्ड को बनाने के लिए, क्या वो लैंग्वेज अलग अलग हो सकता है? कि किसी, मान लो आपने 100 साल पहले कोई हिस्ट्री का बुक उठाया, उसमें किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आपने 50 साल पहले किसी हिस्ट्री का कोई बुक उठाया, उसमें किसी और लैंग्वेज में लिखा गया। तो क्या लैंग्वेजेस भी चेंज हो सकती हैं? इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे हिस्ट्री में जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस में हैं। ठीक है, अलग अलग एरियाज में हमें हिस्ट्री के जो भी चीजें मिली हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस में हैं। हम देखते हैं कि एक ही भाषा कुछ टाइम के बाद थोड़ी सी बदल जाती है ना? जैसे अभी हमारा जो हिंदी बोलने का स्टाइल है वो हमें पता है, पर हो सकता है कि कुछ 1000-2000 साल के बाद हम लोग बोल हिंदी ही रहे हो, पर हिंदी बोलने का हमारा तरीका हल्का सा बदल जाए, है ना? तो ऐसा हो रखा है हिस्ट्री में। हम देखते हैं कि ओवर टाइम लैंग्वेजेस थोड़ा सा बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेडाइवल पर्शियन जो था, मेडाइवल टाइम पीरियड में जो लोग पर्शियन बोलते थे, वो पर्शियन और जो मॉडर्न अभी की पर्शियन है, उस पर्शियन में काफी फर्क है। ठीक है, ग्रामर में फर्क है, वोकैबुलरी में फर्क है, एंड इनफैक्ट कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका मतलब ही बदल गया। मतलब बहुत साल पहले पर्शियन में उस शब्द का मतलब कुछ अलग होता था और आज के टाइम पे उस शब्द का मतलब कुछ कंप्लीटली डिफरेंट चल रहा है। ठीक है, तो हाँ, ओवरऑल इस क्वेश्चन का आंसर है कि क्या लैंग्वेजेस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के ओवर टाइम चेंज हो सकते हैं? हाँ, हो सकता है कि 1000 साल पहले हम जिस तरीके से अपने लैंग्वेज को बोलते थे, आज के टाइम पे हो सकता है हम उसी तरीके से उस लैंग्वेज को ना बोलें। ठीक है, चलो तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप यहाँ तक सारे बच्चों को सुपर क्लियर है सब कुछ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाउ हैज द टर्म हिंदुस्तान चेंज्ड ओवर द सेंचुरीज? ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि सेंचुरीज के बाद ये जो शब्द है हिंदुस्तान, ठीक है, ये कैसे बदलने लगा? ठीक है, तो हिंदुस्तान जब हम शब्द सुनते हैं हमारे दिमाग में पूरा इंडिया आता है ना? तो क्या हिंदुस्तान शब्द का वर्ड हमेशा से यही रहा है? ठीक है, हिंदुस्तान वर्ड का मीनिंग हमेशा से यही रहा है क्या, पूरा इंडिया? नहीं। ठीक है, तो इस चीज को हम थोड़ा इन डिटेल समझते हैं कि हिंदुस्तान जो वर्ड है, कैसे इस वर्ड का मीनिंग ओवर टाइम बदलता रहा। ठीक है, तो अगर हम बात करें 13th सेंचुरी की, 13th सेंचुरी में क्या था? मिन्हज-ए-सिराज थे। ठीक है, मिन्हज-ए-सिराज थे एंड इन्होंने ये शब्द यूज करना स्टार्ट करा हिंदुस्तान। पर जब ये हिंदुस्तान बोलते थे तो ये पूरे इंडिया की बात नहीं करते थे। जब ये हिंदुस्तान बोलते थे, इनका मतलब होता था पंजाब, हरियाणा और ऐसी जमीन जो गंगा और यमुना के बीच में है। ठीक है, तो जब ये हिंदुस्तान बोलते थे, ये सिर्फ पंजाब, हरियाणा, गंगा, यमुना के बीच में जो जमीन है उस एरिया के बारे में बात करते थे। ठीक है, he used this term in a political sense। ठीक है, ये पॉलिटिकल सेंस में यूज करते थे। वो उन सारे एरियाज के बारे में बात करने के लिए जो दिल्ली सल्तनत के अंडर आती हैं। ठीक है, तो मतलब जिस भी एरिया में दिल्ली सल्तनत का राज चल रहा था, उस एरिया को हिंदुस्तान कहा जाता था 13th सेंचुरी में। ठीक है, तो 13th सेंचुरी में जब मिन्हज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान शब्द कहा तो उन्होंने साउथ इंडिया के बारे में सोचा ही नहीं। ठीक है, वो सिर्फ पंजाब, हरियाणा, गंगा, यमुना, इन सारे एरियाज के आसपास के एरिया के बारे में
बात करते थे। ठीक है, फिर क्या होता है, ये तो 13th सेंचुरी की बात हो गई है ना। 16th सेंचुरी में हम देखते हैं कि फिर से लोग हिंदुस्तान शब्द को यूज करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बाबर जो थे इन्होंने ये शब्द यूज करा हिंदुस्तान। ठीक है, पर किस चीज के लिए यूज करा, जब ये हिंदुस्तान कहते थे तो इनका क्या मतलब होता था, ज्योग्राफी, फौना एंड द कल्चर। वो अपने सब कॉन्टिनेंट का ज्योग्राफी मतलब आसपास जो पहाड़ हैं, नदियां हैं, उन सबको डिस्क्राइब करने के लिए हिंदुस्तान कहते थे। जो एनिमल्स रहते हैं, जो उस एरिया का कल्चर है, उन सारी चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए ये शब्द यूज किया जाता था हिंदुस्तान। तो मतलब 13th सेंचुरी से 16 तक आते आते हिंदुस्तान वर्ड का मतलब हल्का सा बदल गया। अब क्या होता है, 14th सेंचुरी में एक और पोएट होते हैं आमिर खुसरो। ठीक है, ये कौन सा वर्ड यूज करना स्टार्ट करते हैं, हिंद। ठीक है, पर इनका भी सेम मतलब था, हिंदुस्तान की जगह ये हिंद बोलना स्टार्ट करते हैं, पर हिंद वर्ड का भी सेम मतलब था उस टाइम पे 14th सेंचुरी में, कि हमारे ज्योग्राफी, एनिमल्स, प्लांट्स, कल्चर, इन सारी चीजों के बारे में बात की जाती थी। ठीक है, तो आज के टाइम पे हम लोग हिंदुस्तान जब सुनते हैं तो हमारे दिमाग में पूरा इंडिया आता है ना, उस टाइम पे ऐसा नहीं था। हिंदुस्तान शब्द की शुरुआत ऐसे नहीं हुई कि पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, वो तो धीरे धीरे ऐसे विद टाइम इस शब्द का मतलब चेंज होता रहा। एंड आज के टाइम पे जब हम हिंदुस्तान कहते हैं तो पूरा इंडिया हमारे दिमाग में आता है। ओके, चलो तो अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, हाउ आर हिस्टोरियंस टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म दे यूज एज दे गो ऑन चेंजिंग विथ टाइम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि ऐसा कैसे होता है कि हिस्टोरियंस को केयरफुल होना पड़ता है कुछ शब्दों को लेकर, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि टाइम के साथ शब्द का मतलब बदल जाता है। ठीक है, तो हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई एक शब्द है, उस शब्द का मतलब ओवर टाइम चेंज हो गया, मतलब कुछ टाइम के बाद उस शब्द का मतलब चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम एक बहुत ही इजी एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सबको ये वर्ड पता है फॉरेनर, है ना, फॉरेनर शब्द हम सबको पता है। ठीक है, और हमारे हिसाब से फॉरेनर शब्द का क्या मतलब होता है, कोई भी एक ऐसा इंसान जो हमारे इंडिया का नहीं है, है ना। तो मान लो आप लोग ताजमहल घूमने गए हो, वहां पे आपने किसी बाहर के किसी कंट्री के किसी पर्सन को देख लिया, तो आप उन्हें पॉइंट करके क्या बोलोगे कि ये तो फॉरेनर है ना। तो फॉरेनर वर्ड का आज के टाइम पे क्या मतलब है, कोई एक ऐसे पर्सन जो हमारे इंडिया से नहीं है, किसी और कंट्री से है। ठीक है, अगर हम बात करें मिडाइवल पीरियड की, ठीक है, तो फॉरेनर जो थे, फॉरेनर ये जो शब्द होता था इसका मतलब होता था, फॉरेनर किसको कहा जाता था, एक ऐसे इंसान को जो तुम्हारे सोसाइटी को बिलोंग नहीं करते। ठीक है, तो सोचो उस टाइम पे फॉरेनर का मतलब ये नहीं होता था कि तुम इंडिया से बाहर हो तो तुम फॉरेनर हो। अगर कोई तुम्हें ऐसा इंसान मिल जाए जो तुम्हारे सोसाइटी का ही नहीं है, ठीक है, तुम्हारे एरिया का ही नहीं है, तो तुम उसे फॉरेनर कहते थे। ओके, चलो तो फॉरेनर को थोड़ा मतलब हिंदी में समझते हैं। तो हिंदी में हम लोग फॉरेनर को क्या कहते हैं, हम कहते हैं परदेसी, है ना। और पर्शियन में हम लोग फॉरेनर को क्या कहा करते थे, अजनबी। ठीक है, तो पता है क्या होता था उस टाइम पे, बहुत पहले क्या होता था, अगर आप मान लो शहर में रहते हो, इंडिया में ही रह रहे हैं सब, पर मान लो आप किसी शहर में रहते हो, किसी बहुत बड़े सिटी में रहते हो, तो ऐसे में अगर आप किसी ऐसे एरिया में चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, तो आप गांव के लोगों को उस टाइम पे फॉरेनर माना जाता था। ठीक है, तो मतलब अगर आप कोई ऐसे पर्सन हो जो शहर में रहते हो, टाउन में रहते हो, और आप थोड़ा बाहर चले गए कहीं घूमने के लिए, किसी गांव में पहुंच गए, तो आपके लिए गांव के लोग फॉरेनर हुए। ये मिडाइवल टाइम की बात हो रही है, आज के टाइम पे नहीं होता ऐसा। ठीक है, तो उस टाइम पे फॉरेनर वर्ड का मतलब अलग था। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे विद टाइम एक ही वर्ड का अलग अलग मतलब बन सकता है। आज के टाइम पे फॉरेनर का मतलब है कोई ऐसा इंसान जो इंडिया के बाहर का। उस टाइम पे फॉरेनर का क्या मतलब था, आपके सोसाइटी का नहीं है तो फॉरेनर। ठीक है, चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा जल्दी से कवर कर लेते हैं। ओके, चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बच्चों से क्या पूछा जा रहा है, व्हाट आर द सोर्सेस
used by historians to study the past। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जो कि हमारे हिस्टोरियंस यूज करते हैं हिस्ट्री को और अच्छे से पढ़ने के लिए। ठीक है, चलो तो मैं आप बच्चों को सबसे पहले तो सोर्सेज का मतलब समझा देती हूँ। मुझे लग रहा है कि आप लोग में भी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि सोर्सेज का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो सोर्सेज वर्ड का मतलब हम लोग जरा जल्दी से समझ लेते हैं। ठीक है, तो सोर्स होता है, जैसे अगर आप लोग कोई चीज मेरे से सीख रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए मैं आपकी सोर्स बन गई। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ये चैप्टर अच्छे से मेरे साथ पढ़ लिया, अब आप स्कूल जाओगे, स्कूल में आप सारे आंसर्स राइट दोगे, टेस्ट में बहुत बढ़िया आपके नंबर आएंगे, बच्चे आपसे पूछेंगे तुमने कहाँ से सीख ली इतनी हिस्ट्री, तो आप क्या कहोगे, हमने अनुष्या मैम से सीख ली, सीबीएसई क्लास 7 से सीख ली। तो सीबीएसई क्लास 7, अनुष्या मैम, ये आपके सोर्स हुए, जहां से भी आपको कोई नॉलेज मिल रही है, कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, कोई चीज सीखने को मिल रहा है, हम उसे सोर्स कहते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री बुक में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है ना कि इस राजा ने ये करा, उस राजा ने वो करा, तो इन सबको ये पता कहाँ से चल रहा है, इनको ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है कि किस राजा ने क्या कर दिया। आप लोगों ने जरूर हिस्ट्री पढ़ते टाइम सोचा होगा कि चलो ठीक है बुक में लिखा हुआ है ये सब ठीक है, याद कर लेंगे, नंबर आ जाएंगे, पर कभी आप लोगों ने सोचा होगा ना कि इनको कैसे पता कि किस राजा ने क्या कब करा। इनको अलग अलग सोर्सेस से पता है। अब क्या थे इनके सोर्सेस, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इनके सोर्सेस थे कॉइन्स, उस टाइम पे जो कॉइन्स आते थे वो उनके सोर्सेस थे। ठीक है, तो अलग अलग राजा हैं, उन्होंने अलग अलग कॉइन्स इशू करे, तो कॉइन्स उनके सोर्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस भी इनके सोर्स हैं। इंस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो कोई एक राजा है, राजा ने क्या करा, किसी एक पिलर के ऊपर, किसी एक बहुत बड़े खंबे के ऊपर, पिलर के ऊपर कुछ कुछ लिख दिया कि इस डेट में मैंने इस राजा को हराया, तो उसे हम इंस्क्रिप्शन कहेंगे। ठीक है, तो वो इंस्क्रिप्शन आज के टाइम पर भी है, उसको हम पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा इस राजा ने उस राजा को हराया था। तो इंस्क्रिप्शन से भी हमको काफी कुछ पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मतलब उस टाइम पे लोग जो बिल्डिंग्स बना के चले गए, अलग अलग जो आज के टाइम पे मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनको भी देखते हैं तो हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि अच्छा ये राजा बहुत रिच थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तभी ये इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स, टेम्पल्स वगैरह बना के चले गए। ठीक है, नेक्स्ट टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स। अब कई बार ना राजा सही में लिख कर जाते थे अपने बारे में, तो राजा लोग पता है क्या करते थे, ये कुछ लोगों को काम पर लगाते थे, पोएट्स वगैरह को काम पे लगाते थे और उनसे कहते थे कि तुम मेरी जिंदगी के बारे में लिखो, तुम अच्छा अच्छा लिखोगे, तुम्हें बहुत बढ़िया इनाम मिलेगा। तो ये पोएट्स क्या करते थे, ये राजा के बारे में खूब भर भर के तारीफें लिखा करते थे। तो ये सारी जब चीजें हम पढ़ते हैं तो हमें हिस्ट्री के बारे में पता चल जाता है ना। तो हमारी हिस्ट्री बुक्स को कैसे पता है कि हिस्ट्री में क्या हुआ, इन्होंने अलग अलग कॉइन्स को देखा, इंस्क्रिप्शंस को देखा, आर्किटेक्चर को देखा, लोगों की अलग अलग डायरीज को पढ़ा, तब जाके हमें पता चला कि अच्छा ये सारी चीजें हमारी हिस्ट्री में हो रखी हैं। ठीक है, चलो अब कुछ टाइम के बाद पता है क्या होने लग जाता है, जैसे अगर मैं बात करूं इंस्क्रिप्शंस की, या फिर आपने एक और शब्द सुना होगा मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट पता है क्या होता है, उस टाइम पे लोग पता है लीफ के ऊपर या फिर बार्क के ऊपर, स्टेम जो होता है ना ट्री का जो बार्क होता है उसके ऊपर कुछ कुछ लिख देते थे। पर अगर हम लीफ और बार्क की बात करें, ये कुछ टाइम के बाद गायब हो जाते थे, कोई इंसेक्ट्स खा जाते थे या ये सड़ जाते थे। ठीक है, पर कुछ टाइम के बाद हमारी ये दिक्कत भी सॉल्व हो जाती है क्योंकि पेपर आने लग जाता है। ठीक है, सब लोग पेपर को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही लोग पेपर को यूज करना स्टार्ट करते हैं हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि पेपर में अगर कोई चीज लिख ली तो वो ज्यादा टाइम तक चल जाती थी। ठीक है, तो जैसे जैसे पेपर लोगों को इजीली मिलने लग गया, जैसे जैसे पेपर चीप होने लग गया, हमें हिस्ट्री के बारे में और आसानी से पता लगने लगा। ठीक है, चलो तो अब पेपर से ही रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ easy availability of paper in 14th century।
तो 14th सेंचुरी तक आते आते पेपर हर जगह आसानी से मिलने लग जाता है। इसका क्या रिजल्ट था, इससे क्या फायदा हुआ, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पेपर को उस टाइम पे क्यों यूज किया जाता था? होली टेक्स्ट लिखने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको कोई रिलीजियस चीजें लिखनी है, ठीक है, कोई भी होली टेक्स्ट लिखना है, तो लोग अब पेपर के ऊपर लिखना स्टार्ट कर देते थे। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, ठीक है, राजा की जिंदगी के बारे में लोगों ने पेपर के ऊपर लिखना स्टार्ट कर दिया। राजा कब बॉर्न हुए, ठीक है, कब उनको राजा बनाया गया, उनके बेटे का क्या नाम था, रानी का क्या नाम था, कौन से लड़ाई में राजा कब जीत के आए, ये सारी चीजें लोग पेपर के ऊपर ईयर के साथ साथ अच्छे से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। लेटर्स एंड टीचिंग्स ऑफ सेंट, ठीक है, अगर लोग आपस में लेटर लिख रहे हैं तो वो लेटर्स भी हमारे पास पेपर में लोग लिख के एक दूसरे को लेटर्स भेजना स्टार्ट कर देते हैं। टीचिंग ऑफ सेंट, ठीक है, मान लो आप किसी बहुत संत आदमी के पास गए जिनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है एंड वो आपको कुछ सिखा रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप पेपर पे लिख लोगे। तो उस टाइम पे यही होता था, लोग बड़े बड़े लोगों की टीचिंग्स को पेपर पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें भी पता लगने लग जाता है कि अच्छा ये सेंट उस टाइम पे ये सारी बातें करते थे। नेक्स्ट, पेटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स। इसका क्या मतलब है कि मान लो आप कोई एक ऐसा इंसान है जिसने 14th सेंचुरी में कर दिया कोई क्राइम, ठीक है, चोरी कर ली, मर्डर कर लिया, ठीक है, तो ये सारी चीजें भी पेपर में लिखी जाती थी कि इस इंसान ने इस डेट को ये क्राइम करा। तो जुडिशियल रिकॉर्ड्स, पेटिशंस, उसको क्या क्राइम, उसने जो क्राइम करा है उस क्राइम का क्या पनिशमेंट दे, ठीक है, ये सारी चीजें भी अब लोग पेपर पे लिखने लगे। साथ ही साथ अकाउंट्स एंड टैक्सेस, उस टाइम पे लोग जो खर्चा करते थे, जो टैक्सेस का सिस्टम रहता था, ये सारी चीजें भी लोग पेपर पे इन डिटेल लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसी दौरान क्या होता है, मैन्युस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट किया जाता है। जो रिच लोग होते थे ना, देखो अगर हम लोग पुअर फार्मर की बात करें तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी एक साधारण फार्मर किसी आदमी को काम पे नहीं लगा पाएगा ये कह के कि यार तुम मेरी कहानी को लिखो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, है ना, ऐसा नहीं करता है कोई। उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने घर को संभाल पाए नॉर्मली। तो ऐसे में कोई बहुत ही स्मॉल फार्मर वो ऐसा नहीं कहेंगे लोगों से कि मैं एक पोएट को काम पे लगा रहा हूँ, मैं महीने में उसे पैसे दूंगा और उसका काम होगा मेरे बारे में अच्छा अच्छा लिखना, है ना। तो जो पुअर लोग होते थे ना, उनके बारे में जनरली हमें बड़ी बड़ी किताबें नहीं दिखती, ठीक है, पर जो वेल्दी लोग होते थे, जो रिच लोग होते थे, जो राजा रानी होते थे, ठीक है, जो बड़े बड़े टेम्पल्स में काम करते थे, ये लोग अपने बारे में लिखने लगे। ठीक है, एंड ये सब लिखने के बाद पता है ये कहाँ पे इसे स्टोर करते थे, ये स्टोर करते थे इसे लाइब्रेरी में। ठीक है, किसी लाइब्रेरी में अच्छे से इसे स्टोर किया जाता था, साथ ही साथ आर्काइव में। तो इस पॉइंट से पता है एक अलग क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ इन सारी चीजों को लोग कहाँ स्टोर करते थे, हिस्ट्री में जो भी इनको चीजें मिली उनको कहाँ स्टोर किया जाता था, उनको लाइब्रेरी और आर्काइव में स्टोर किया जाता था। ठीक है, तो अगर आप लाइब्रेरी में जाओगे तो आपको हिस्ट्री की अलग अलग चीजें मिल जाएंगी। आर्काइव का भी मतलब यही होता है स्टोर रूम काइंड ऑफ, जहाँ पे हिस्ट्री की सारी चीजें बचा के रखी जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है, यहाँ से हिस्टोरियंस को डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन से राजा ने कब क्या करा। चलो, हाउ इज द स्टडी of the 1000 years between 700 and 1750 a huge challenge to historians। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब हमारे हिस्टोरियंस ईयर 700 से 1750 के बीच की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्यों आती है दिक्कत, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जब भी हम 700 से लेके 1750 इन ईयर्स के बीच के कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, हम अलग अलग चैलेंजेस को फेस करते हैं। पॉइंट 1, क्यों करते हैं, हमें क्या दिक्कत आती है इन ईयर्स के बीच में जो भी हुआ वो समझने में। पॉइंट 1, एक दिक्कत तो हमें ये आती है कि इन ईयर्स के बीच में काफी सारी चीजें हो गई,
बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स इस ईयर में हुई, तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमारे लिए पता लगाना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो रहा था इस टाइम पे, इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस। ये एक ऐसा टाइम था जब लोगों के पास धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजी पहुंच रही थी, तो वो सीख रहे थे कि कैसे नई टेक्नोलॉजी को यूज करें, ठीक है। तो लोग भी अच्छे से टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पा रहे थे, उनको जस्ट बताया जा रहा था कि नई टेक्नोलॉजी उस टाइम पे जस्ट बन रही थी, ठीक है। तो इसलिए लोग उस टाइम पे अच्छे से टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पाते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, इसी दौरान अलग अलग लोग भी हमारे इंडिया में आना स्टार्ट कर देते हैं, अलग अलग ट्रेडर्स, अलग अलग बिजनेसमैन, तो अलग अलग लोग मतलब अलग अलग आइडियाज। तो इस दौरान हमारे इंडिया में दूर दूर से लोग आते थे और अलग अलग टेक्नोलॉजी लाते थे, साथ ही साथ अपने अलग अलग विचार, आइडियाज को भी साथ लेके आते थे, ठीक है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा सोशल और कल्चरल सिस्टम बहुत ज़्यादा बदलने लग जाता है। इसीलिए इस टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस करना हमारे लिए इतना बड़ा चैलेंज है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताऊं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, कि 700 से लेके 1750 के बीच का जो टाइम पीरियड है उसे समझना हमें इतना मुश्किल क्यों लगता है, क्योंकि इस दौरान बहुत सारी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई जिनको हम लोग ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग अच्छे से जान नहीं पा रहे हैं। ओके, चलो बच्चों, तो आज के क्लास में हम लोगों ने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है एंड आई होप यहाँ तक आप बच्चों को सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो अगर आप बच्चों को ये सेशन अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग कौन से चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करना चाहोगे। ओके, चलो बच्चों, सो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अब हम अपने फ्यूचर लेक्चर्स में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।